नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित खुद से अपनी यांत्रिक क्षति की मरम्मत कर सकने वाले पदार्थ की। बताएंगे भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं संघ की सुर्खियों के साथ। भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किए खुद से मरम्मत कर सकने वाले पदार्थ। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र में नए आयाम खोल देगा आईसर कोलकाता और आईआईटी खड़गपुर का ये आविष्कार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने लॉन्च किए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम। एआई और डेटा साइंस जैसे नवीन क्षेत्रों के साथ पारंपरिक क्षेत्रों का भी विस्तार। अब बढ़ेंगे नए अवसर। कैंसर उपचार के क्षेत्र में पहला स्वदेशी 3D रोबोटिक मोशन फैंटम विकसित। मरीजों को केंद्रित रेडिएशन थेरेपी देने में सहायक होगा मानव फेफड़े जैसी गति करने वाला ये मंच। और ARCI कर रहा है उपग्रह दूरबीनों के लिए सिलिकॉन कार्बाइड मिरर का विकास। भारत के सोलर प्रोब मिशन में भी काम आएगा ये उन्नत और कुशल सिलिकॉन कार्बाइड स्पेस मिरर। वैज्ञानिक लंबे समय से इस तरह के पदार्थ विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो उपयोग के दौरान अपनी यांत्रिक क्षति की खुद मरम्मत कर सकें। इस दिशा में अब भारतीय वैज्ञानिकों को अहम सफलता हासिल हुई है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने मिलकर ऐसे पदार्थों की खोज की है जो बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपनी यांत्रिक क्षति को खुद ठीक कर सकते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं का यह अनुसंधान हाल ही में शोध पत्रिका साइंस में प्रकाशित किया गया है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। प्रौद्योगिकी के विकास और बढ़ते अनुप्रयोगों के चलते हमारी दैनिक जरूरतों से लेकर हर क्षेत्र में मशीन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भरता बढ़ी है। लेकिन अक्सर इन उपकरणों में यांत्रिक क्षति एक समस्या बन जाती है। खराब होने पर इन उपकरणों की हमें मरम्मत करानी पड़ती है या फिर उन्हें बदलना पड़ता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जीवन कम होता है और रखरखाव की लागत बढ़ जाती है। अंतरिक्ष यान जैसे मामलों में यह मरम्मत मुश्किल काम है, जहां मानव हस्तक्षेप संभव नहीं हो पाता। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता और आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने मिलकर अपनी यांत्रिक क्षति को स्वयं ठीक कर सकने वाले पदार्थों की खोज की है। इस शोध में आईसर कोलकाता के केमिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर सी मल्ला रेड्डी एंड नैनो फोटोनिक्स लैब के प्रोफेसर निर्माल्य घोष की टीम ने मिलकर पीजियो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल विकसित किए। यह पदार्थ बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपने यांत्रिक टूट फूट की खुद मरम्मत कर सकते हैं। स्वतः अपनी मरम्मत कर सकने वाले पदार्थों का विकास बहुत चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब वो बहुत नरम ना हो। हमने यहाँ ऐसे ही स्वयं उपचार करने वाले ठोस पदार्थों को बनाने का आधार विकसित किया है। So the piezoelectric property is a property of certain kind of material. पीजियोइलेक्ट्रिक गुण वाले पदार्थ जब यांत्रिक तनाव के अधीन आते हैं तो बिजली उत्पन्न करते हैं। ये प्रभाव मुख्य रूप से क्रिस्टलीय संरचना को बदल देता है, जो कि स्थायी बदलाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीकरण बदल जाता है। ये माइक्रोस्कोपी ध्रुवीकरण सतह के समायोजन को प्रेरित करता है, जो वास्तव में स्वयं उपचार तंत्र का आधार है। By Professor Malla Reddy and his students. अणुओं या आयनों की पूर्ण आंतरिक व्यवस्था वाले इन पदार्थों को क्रिस्टल कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप में प्रचुर मात्रा में होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इन पीजियो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को बाइपायराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल कहा जाता है। इन आणविक ठोस में यांत्रिक प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज को उत्पन्न करने की अनूठी क्षमता होती है, यानी क्षतिग्रस्त हिस्से से टूटे हुए टुकड़े इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें वापस एक दूसरे की ओर खींचती है और पहले की तरह आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह यांत्रिक क्षति होने पर बिना बाहरी हस्तक्षेप के क्रिस्टलोग्राफिक परिशुद्धता के साथ मिलीसेकंड में स्वतः यह मरम्मत हो जाती है।
आईआईटी खड़गपुर की ओर से प्रोफेसर भानुभूषण खटुआ और डॉक्टर सुमंत करण ने यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम उपकरणों के निर्माण के लिए नई पदार्थ के प्रदर्शन का अध्ययन किया। नए पदार्थ का हाई एंड माइक्रोचिप ऊंची परिशुद्धता वाले मैकेनिकल सेंसर माइक्रो रोबोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन पदार्थों से आने वाले समय में ऐसे स्मार्ट गैजेट्स विकसित हो सकते हैं जो खुद ही क्रैक और स्क्रैच को ठीक कर सकेंगे। Many devices that we use often break up due to mechanical damage. हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण रासायनिक क्षति के चलते टूट जाते हैं। हम उन्हें सुधारने या बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह उपकरण के जीवन को कम करता है और रखरखाव लागत को बढ़ाता है। अंतरिक्ष यान जैसे मामलों में तो मानव हस्तक्षेप संभव नहीं होता। हमारे द्वारा विकसित पीजियो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के यांत्रिक टूट को दोबारा जोड़ देता है। मिलीसेकंड के अंदर स्वयं उपचार हो जाता है। Autonomously self-healing in milliseconds with crystallographic precision. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड द्वारा समर्थित इस शोध के नतीजे हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। यह अपनी तरह की अनूठी स्वदेशी खोज है। भारतीय शोधकर्ताओं की इस सफलता से खासकर अंतरिक्ष क्षेत्र के अनुप्रयोगों में काफी मदद मिल सकती है। साथ ही अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव भी लागत प्रभावी हो सकता है। नवीन तकनीकों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा ये कार्यक्रम इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्रों से जुड़े हैं। ये नवीन कार्यक्रम युवाओं और पेशेवरों को वक्त की जरूरत के अनुसार नए क्षेत्रों में बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। नए शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। आज हर क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पारंपरिक शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा पूरा किया जाना मुश्किल है। इसी को देखते हुए भारतीय संस्थानों के कार्यक्रमों में बदलाव और नवीन कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने भी 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। 30 जुलाई को एक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के चुनिंदा क्षेत्रों में पेशेवरों और विद्यार्थियों को भविष्य के नए आयाम उपलब्ध कराएंगे। All the new programs address the needs of our country. They have been deliberated at length at several levels. ये सभी नए कार्यक्रम हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन्हें कई स्तरों पर सलाहकार समितियों और विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद विकसित किया गया है। इन कार्यक्रमों की लॉजिस्टिक्स ज़रूरत पूरी करने के लिए हमने एक नया डिज़ाइन विभाग बनाया और डेटा साइंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक नया केंद्र निर्मित किया। इसमें आईआईटी रुड़की की अंतर्निहित पाठ्यक्रम शक्ति काम आई, क्योंकि विभिन्न विभागों में विशेषज्ञता उपलब्ध है। लागत प्रभावी सक्षम प्रावधान बनाने के लिए इन विभागों की विशेषज्ञता को एकत्र किया, जिसे बनाने में बोर्ड ने मदद की और हम ये करने में सक्षम हो सके। And the board was very kind to create the provision of joint faculty. By enabling this joint faculty provision, we were able to significantly populate all these departments and sectors. शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू किए जा रहे इन कार्यक्रमों में 6 परास्नातक डिग्री कार्यक्रम और एक 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इनमें सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस के अंतर्गत एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमटेक डेटा साइंस, डिजाइन विभाग के तहत औद्योगिक डिजाइन में मास्टर्स और मास्टर्स इन इनोवेशन मैनेजमेंट, प्रस्तावित इंटरनेशनल सेंटर फॉर डैम्स द्वारा समन्वित एमटेक बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के तहत उद्योग के कामकाजी पेशेवरों के लिए ऑनलाइन एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI
और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के अंतर्गत 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम MS अर्थशास्त्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नए और उभरते हुए क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, जो आज ज्यादा प्रासंगिक बनते जा रहे हैं। It's about using the knowledge that we produce. So I was, for example, if I were to look at ये उत्पादित ज्ञान का उपयोग करने के बारे में है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इन कार्यक्रमों की अच्छाई देखता हूँ तो ये निश्चित रूप से अत्याधुनिक हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। ये कार्यक्रम अंतर विषयक और बहुविषयक है। निसंदेह इन दो शब्दों से अर्थ में थोड़ा अंतर है, लेकिन यह कार्यक्रम वास्तव में इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ रूप से एकीकृत करेंगे और पुराने विषयों की सीमाओं से बाहर जाकर नए विषयों का निर्माण करेंगे। by fusing, by getting outside the boundaries of the old disciplines. आज जिस तेजी से पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन हो रहा है, नवाचारों ने सामाजिक और औद्योगिक ढांचे को बदला है। उसके चलते नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, अवसर बढ़े हैं। IIT रुड़की के ये 7 नए कार्यक्रम इसी दिशा में मानव संसाधन का विकास कर न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण और मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों में भी सहायक साबित होंगे। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने मानव फेफड़े जैसी गति करने वाला 3D रोबोटिक मोशन मंच विकसित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित मेक इन इंडिया पहल से जुड़ी ये तकनीक कैंसर उपचार में सहायक होगी। अपनी तरह के इस पहले स्वदेशी नवाचार द्वारा बहुत जल्द भारतीय डॉक्टरों को केंद्रित रेडिएशन देने की किफायती और सटीक सुविधा मिल जाएगी। 3D रोबोटिक मोशन मंच तकनीक पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कैंसर उपचार के क्षेत्र में विकास के तौर पर रेडिएशन थेरेपी एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आई थी और आज भी सटीक इलाज के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खासकर पेट के ऊपरी हिस्से या ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर पर केंद्रित रेडिएशन डोज देना एक समस्या है। सांस की गति के चलते रेडिएशन थेरेपी के दौरान ट्यूमर के अलावा भी आसपास के ऊतक प्रभावित होते हैं। हालांकि गेटिंग और ट्रैकिंग जैसी अत्याधुनिक गति प्रबंधन तकनीक भी आ चुकी हैं, लेकिन सटीक थेरेपी और खुराक के लिए मरीज के फेफड़ों की गति पर नजर रखना जरूरी है, जिसकी जांच के लिए पहले रोबोटिक फैंटम की जरूरत पड़ती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के चिकित्सा वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक इंसानों के फेफड़ों जैसी गति करने वाला नया और सस्ता 3D रोबोटिक मोशन फैंटम विकसित किया है। ये रोबोट मंच रोगियों को केंद्रित रेडिएशन देने में सहायक होगा। DST के उन्नत तकनीक निर्माण कार्यक्रम की सहायता से विकसित मेक इन इंडिया पहल से जुड़ी इस तकनीक का फिलहाल अंतिम परीक्षण किया जा रहा है। ये स्वदेशी तकनीक बहुत जल्द डॉक्टरों को केंद्रित रेडिएशन, खुराक की मात्रा निर्धारण और प्रभाव का सटीक आकलन करने में सक्षम बना देगी। रेडिएशन जो पॉलिसी होता है वो ये पूरा ट्यूमर को ट्रैक करते हैं कि पूरा जितना रीजन में ट्यूमर जा रहा है वो पूरा रीजन को रेडिएट कर देते हैं। तो डैमेजेस काफ़ी आते हैं कि ट्यूमर का साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर है और मोशन हो रहा है आपको 8 सेंटीमीटर, तो पूरा 8 सेंटीमीटर का टिश्यू डैमेज हो जाता है रेडिएशन में। तो इसका बचाने के लिए कि हम लोग अच्छा जगह पर रेडिएशन ना दे, जस्ट ट्यूमर पर दे। लेकिन इसका प्रॉब्लम होता है कि आदमी जब सांस लेता है और ट्यूमर मूव करता है, और आदमी के ऊपर वेरिएशन होता है, सबको सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये चैलेंज होता है कि कैसा आप ट्रैक करेंगे कि ट्यूमर एग्जैक्टली कहाँ है। जैसा आप बीच में खांसना चालू करें तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका टेस्ट करने के लिए ये रोबोट बनाया गया है और इसका टेस्ट करने के बाद ही हम लोग ह्यूमन ट्रायल्स में जा सकते हैं। इस फैंटम का बड़ा भाग एक गतिशील प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी डोसीमीट्रिक या तस्वीर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली डिवाइस लगाई जा सकती है और प्लेटफॉर्म 3 स्वतंत्र स्टेप पर मोटर प्रणालियों के इस्तेमाल से 3D ट्यूमर मोशन की नकल कर सकता है।
ये प्लेटफॉर्म एक बेड पर रखा जाता है जहां मरीज रेडिएशन थेरेपी के दौरान लेटता है। फैंटम जैसे ही फेफड़ों की गति की नकल करता है, वैसे ही रेडिएशन मशीन से रेडिएशन को गतिशील ट्यूमर पर केंद्रित करने के लिए गेटिंग विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। फैंटम में लगे डिटेक्टर से ये पता लगाने में मदद मिलती है कि ट्यूमर पर रेडिएशन कहाँ किया गया है। इससे मरीज और कर्मचारी दोनों पर रेडिएशन का न्यूनतम असर होता है और निरंतर उन्नत 4D रेडिएशन थेरेपी उपचारों की उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्राप्त होती हैं। यानी इस रोबोटिक मंच पर रेडिएशन थेरेपी की जांच कर वही प्रक्रिया मरीजों पर अपनाई जाती है। इसका उपयोग गुणवत्ता आश्वासन फैंटम के रूप में किया जा सकता है ताकि हाई एंड रेडियोथेरेपी जैसे साइबर नाइफ उपकरण या यूनि एक्सेलेटर द्वारा SBRT देने के लिए फेफड़ों की गति को सत्यापित किया जा सके। पहले हम रोगी विशिष्ट फेफड़ों की गति उत्पन्न करने के लिए इस मंच का उपयोग करना चाहेंगे। इस पर डोजीमीटर रखकर मरीजों को दी जाने वाली खुराक को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के रोबोटिक फैंटम के निर्माण का काम भारत में पहली बार हुआ है और बाजार में उपलब्ध अन्य आयातित उत्पादों की तुलना में ये ज्यादा किफायती है। इस रोबोटिक मंच का इस्तेमाल फेफड़ों की विभिन्न प्रकार की गति पैदा करने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ता दल अपने इस 3D रोबोटिक मोशन प्लेटफॉर्म उत्पाद के व्यावसायीकरण की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द ये स्वदेशी समाधान बाजार में उपलब्ध हो सके। हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटोलॉजी एंड न्यूरो मटेरियल्स उपग्रह दूरबीनों के लिए उन्नत और कुशल मिरर विकास पर काम कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इस स्वायत्त संस्थान ने इस दिशा में सिलिकॉन कार्बाइड स्पेस मिरर विकसित किए हैं। अपनी विशेषताओं के चलते ये मिरर भारत की महत्वाकांक्षी सोलर प्रोब मिशन में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। ARCI की इस उपलब्धि पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में से एक है जिसकी अपनी उपग्रह प्रणालियां हैं। यही वजह है कि मौसम पूर्वानुमान से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि विकास, शहरी विकास, भू संसाधन आकलन और निगरानी जैसे क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भर बना है। यह सभी कार्य आज जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस उपग्रह इमेजिंग द्वारा आसान और सटीक हुए हैं। उपग्रहों पर लगे टेलीस्कोप प्रणाली द्वारा लगातार पृथ्वी का अवलोकन किया जाता है, छवियों को कैप्चर किया जाता है। टेलीस्कोप प्रणाली का प्रमुख भाग है मिरर या दर्पण। टेलीस्कोप में लगे प्राथमिक मिरर द्वारा प्रकाशिक संकेत जमा किए जाते हैं और यह सेकेंडरी मिरर पर केंद्रित होता है। इन प्रकाश संकेतों को इलेक्ट्रॉनिक संकेत में बदलकर ग्राउंड स्टेशन को भेजा जाता है, जहां ये संकेत छवियों में परिवर्तित किए जाते हैं। अब जितना बेहतर और कुशल मिरर होगा, उतने अच्छे संकेत और छवियां प्राप्त होंगी। पिछले 2.5 दशक से नवीन सामग्री विकास में कार्यरत DST के स्वायत्त शासी संस्थान इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स हैदराबाद ने इस दिशा में भी अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। संस्थान सिलिकॉन कार्बाइड स्पेस मिरर विकास पर काम कर रहा है। अपनी उच्च विशिष्ट कठोरता, तापीय विशेषताओं के चलते यह मिरर वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले जेरोडा बेरिलियम और अन्य दर्पणों से ज्यादा कुशल है। इसे तैयार करने के लिए ऑर्गेनिक बाइंडर्स और सिंटरिंग एडिटिव्स के साथ तैयार किए गए पाउडर का उपयोग किया जाता है। कच्चे सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर को यूनिएक्सेल द्वारा सरल आकार में जमाया जाता है। इसके बाद पाउडर के संघनन भागों का ठंडे समस्थिर दबाव और लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राप्त सबस्ट्रेट की एक CNC मशीन द्वारा वजन कम कर प्रोफाइल निर्मित किया जाता है। तैयार हिस्सों को निष्क्रिय वातावरण में उच्च तापमान पर केंद्रित किया जाता है। ARCI ने विभिन्न आकृतियों और आकारों के हल्के सिलिकॉन कार्बाइड सबस्ट्रेट्स उत्पादन के लिए अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की है। इन घटकों का परावर्तक सतहों के रूप में उपयोग करने के लिए रासायनिक वाष्प जमाव के माध्यम से सिलिकॉन कार्बाइड का एक घना लेप लगाया जाता है। यह लेप इन घटकों के गैर समान सूक्ष्म संरचना के साथ अवशिष्ट छिद्रों को भी हटा देता है। इसके बाद सतह पर अनुक्रम में पहले हीरे के लेप और बाद में लौह बीम पॉलिशिंग द्वारा परावर्तक सतह उत्पन्न की जाती है।
इस तरह इन पर 1 नैनोमीटर से भी कम खुरदरापन की सतह हासिल होती है, जो इस क्षेत्र में सबसे बेहतर समाधान कहा जा सकता है। ARCI द्वारा विकसित इन सिलिकॉन कार्बाइड मिरर का उपयोग भारत के सौर मिशन के ऑनबोर्ड दृश्य उत्सर्जन लाइन कोरोनाग्राफ सिस्टम में किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ये प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान हर क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी समाधान उपलब्ध करा रहा है। ARCI की ये उपलब्धियां अनुसंधान से लेकर उद्योग अनुप्रयोगों तक हर दिशा में भारत की मेक इन इंडिया मुहिम को मजबूत कर रही हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। खगोलविदों ने पहली बार एक ब्लैक होल के पीछे से निकल रही रोशनी का पता लगाया है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के चारों ओर चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण वातावरण इतना चरम होता है कि चारों तरफ से प्रकाश ब्लैक होल की ओर झुकता दिखना चाहिए और पीछे की ओर उसका परावर्तन नजर आना चाहिए। हालांकि अब तक इस तरह का नज़ारा नहीं देखा गया और माना जाता है कि ब्लैक होल में जाने वाली रोशनी भी बाहर नहीं आती। अब पहली बार खगोल वैज्ञानिकों ने Zwicky-1 नामक आकाशगंगा में लगभग 80 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से एक्सरे इको के रूप में परावर्तित प्रकाश का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया है। ये खोज आइंस्टीन की भविष्यवाणी की पुष्टि करती है और ब्रह्मांड में सबसे गहन अंधकार वाली वस्तु ब्लैक होल के बारे में और जानकारी बढ़ाने वाली है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जनवरी 2020 में 2 रेडियो वेधशालाओं न्यू स्टार और XMM न्यूटन द्वारा Zwicky-1 के अवलोकन के दौरान इस रहस्यमयी एक्सरे प्रकाश की पहचान की और पाया कि यह ब्लैक होल के पीछे की ओर से आने वाले प्रतिबिंबों के अनुरूप थे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ्को की अनुसंधान एवं विकास इकाई नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC ने अनुसंधान परामर्श, ज्ञान हस्तांतरण और सहयोगी परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इफ्को के वैज्ञानिक और इंजीनियर चुनौतीपूर्ण कृषि और पर्यावरणीय समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने के लिए IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। लगातार कृषि क्षेत्र में बेहतर समाधानों का विकास करते आ रहे इफ्को ने हाल ही में नैनो यूरिया भी लॉन्च की थी। यह तरल यूरिया किसानों और फसलों के लिए काफ़ी बेहतर है। अब IIT दिल्ली के साथ ये समझौता भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उत्पन्न अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल से अनुसंधान और नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा और आधुनिक कृषि प्रणाली किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। विशेषज्ञों के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे अवसरों का सृजन कर रही है जिन्हें पारंपरिक तकनीकों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। AI का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कई अन्य वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए किया जा सकता है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। यह विचार गोष्ठी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद तथा विज्ञान प्रसार द्वारा चलाई जा रही आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रवचन श्रृंखला न्यू इंडिया एट 75 का हिस्सा थी, जिसमें DST सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा और नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार अन्ना रॉय ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर शर्मा ने रोशनी डालते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जगह नहीं लेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर जुटाएगी। इस अवसर पर सुश्री अन्ना रॉय ने भी कहा कि देश की विभिन्न चुनौतियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के वातावरण में जल वाष्प के सबूत पाए हैं। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में छपे शोध नतीजे के मुताबिक साक्ष्य को जुटाने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त नए डेटाबेस का उपयोग किया गया है। अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा की सतह की ठोस बर्फ के गैस में बदलने पर जलवाष्प बनते हैं। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमीड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और पूर्व के अध्ययन बताते हैं कि इस पर पृथ्वी पर मौजूद महासागरों से ज़्यादा पानी है। चूँकि वहाँ का तापमान बहुत ठंडा है,
इसलिए सतह पर पानी जम जाता है। इस जल वाष्प की खोज के लिए शोध दल ने हबल के 1998 से 2010 तक के टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ और 2018 के कॉस्मिक ओरिजिन्स स्पेक्ट्रोग्राफ से लिए गए अभिलेखीय चित्रों को जोड़ा। ये खोज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2022 में प्रस्तावित जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।